वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा रहे हैं और अभी जो 13 फेब को जो पेपर हुआ है हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर का, हम लोग उसके क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन हम लोग आपको यहाँ पे बता रहे हैं। हम लोगों ने टॉपिक वाइज, मतलब पहले हम लोगों ने जो टॉपिक कराया था वो सॉइल मैकेनिक्स का था, सेकंड नंबर पे हमने इन्वायरमेंट का कराया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक करा रहे हैं वो हमारे पास है आरसीसी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियो एचपीजेई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आरसीसी पे बना करके हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, और एक वीडियो था हमारे पास जेके एसएसबी का, जो हमारा टारगेट है कि हम लोग हर स्टेट के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आए हैं उनको और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें बन रही हैं उनको आप लोगों के सामने लेकर के आएँ, जिससे क्या हो कि आपको हेल्प हो कि इन टॉपिकों को पढ़ना किस तरीके से है और उसके नियर अबाउट जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम को क्या नहीं करते हैं, अपने टाइम को यूज़ करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास आरसीसी एचपीजेई 13 फेब 2021। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है आरसीसी का वो पेपर में क्वेश्चन नंबर था, ये हम लोग 20 बी मतलब ABCD जो 4 पेपर्स होते हैं, तो हम लोग बी नंबर का जो है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो फर्स्ट हमारे पास किसका क्वेश्चन आया था, आरसीसी का क्वेश्चन आया था डियर स्टूडेंट। तो आरसीसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे 2-3 कंसेप्ट क्या होने वाले, क्लियर होने वाले हैं। तो एग्जाम में डिफरेंट इसी तरीके से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ESC में पूछा गया है। किसमें पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, ESC में, प्रीवियस ESC क्वेश्चन है ये वाला। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, सॉरी ए रेनफोर्स्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पेन 4 मीटर। आपको क्या क्या गिवन कर रखा है, जो गिवन कर रखा है उसको हम लोग लिखते हुए चलेंगे। स्पेन इक्वल टू कितना डिस्टेंस, 4 मीटर। ओके, स्पेन कितना हमारे पास 4 मीटर। हैज ए क्रॉस सेक्शन 150 mm इंटू 150 mm। जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास है डिस्टेंस 150 mm इंटू 150 mm। ओके, इफ चेक्ड फॉर लेटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन, हमारे को 2 चीज़ में चेक करना है इसको कि डिफ्लेक्शन के केस में कहीं फेल तो नहीं हो रहा है या लेटरल स्टेबिलिटी के केस में फेल तो नहीं हो रहा है। इस केस के लिए हमको इसको क्या करना है, चेक करना है। ओके स्टूडेंट, आपको पता है डिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्लेक्शन का आप बिल्कुल सिंपल सा मतलब समझते हैं कि जब कोई भी ये बीम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब इस तरीके से UDL आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है, UBL आ रहा है, या किसी भी तरीके का लोड आ रहा है, तो उसके कारण ये बीम क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट का सिंपल सा मतलब है ये बीम कुछ इस तरीके से, सपोज ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके का। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि ये मैक्स वैल्यू हम लोगों को पता रहता है कि इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो वहाँ पे धीरे धीरे ब्रेक करने लग जाएगा। तो सिंपल से वो एक होता है लेटरल स्टेबिलिटी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है। ओके, तो अब हमारे को ऑप्शन क्या दे रखे हैं, फेल इन डिफ्लेक्शन ओनली, फेल इन स्टेबिलिटी ओनली, फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी, और डी है सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा आंसर अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। बस मेरे को आंसर तो पता है क्या है, बट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता तो कैसा क्वेश्चन होता, अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू ओनली लेटरल स्टेबिलिटी से होता तो कैसे होता। पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना इधर लेकर के आते हैं अपने सोल्यूशन को। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे को क्या गिवन कर रखा है। हमारे को गिवन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, ये डिफ्लेक्शन के बारे में गिवन कर रखा है। किसके बारे में गिवन कर रखा है, डिफ्लेक्शन के बारे में गिवन कर रखा है। ओके, ये मेरे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी मेरा काम है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, टॉपिक क्या डिस्टेंस हमारे पास, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये हमारे पास क्या टॉपिक था। ठीक है, क्लॉज नंबर कौन सा है, 23। कौन सा क्लॉज है डिस्टेंस, ये क्लॉज नंबर है 23। ओके, अगर आप कोड में देखेंगे क्लॉज नंबर 23 आपको ये मिलेगा, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम द एज कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट्स ऑफ फ्लोर रूफ एंड ऑल अदर हॉरिजेंटल मेंबर्स शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पेन बाय 250। ये डाटा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास जो बी है, द डिफ्लेक्शन
including the effect of temperature, creep and shrinkage occurring after erection of partitions and the application of finishes should not normally exceed distance। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास पहले में क्या है, हमने ऑल लोड को कंसीडर किया, किसको किया, डिस्टेंस ऑल लोड, ठीक है ना, ऑल लोड प्लस हमने किस किस को कंसीडर किया, डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, क्रीप, श्रिंकेज, इन सब को हमने डिस्टेंस यहाँ पे क्या किया, कंसीडर किया है। तो डिफ्लेक्शन है शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, मीन्स जो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिफ्लेक्शन कैन नॉट ग्रेटर देन या शैल नॉट शुड एक्सीड, वो हमारे पास है डिस्टेंस स्पेन बाय 250। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास, इस बार हमने क्या देखना है, बी में द इफेक्ट इंक्लूडिंग द इफेक्ट, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन जो है द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स। तो इस बार हमारे पास है टेम्परेचर, ओके, क्रीप, श्रिंकेज, ओके, और हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या है, फिनिशिंग, ETC, इन सब के कारण जो डिफ्लेक्शन डिस्टेंस वो है हमारे पास स्पेन बाय 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ये डाटा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्टेंस आपने ध्यान देना है। अगर आप बताइए लोड के साथ में आप टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज सबको कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे आने वाला डिफ्लेक्शन का वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, स्पेन बाय 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब आप लोड को कंसीडर नहीं कर रहे, ओनली सेकेंडरी इफेक्ट्स, सेकेंडरी इफेक्ट्स मतलब जैसे क्या होता है, टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज, फिनिशिंग, ये सब करने में जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, स्पेन बाय 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में से कम वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब आपको है कि सर याद कैसे रखना है, मैं तो एग्जाम में जाके भूल जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे, डिस्टेंस अगर किसी बीम पे ज़्यादा लोड आएगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, बताओ, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज डिफ्लेक्शन का जब फॉर्मूला आप पढ़ते हैं सिंपली, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी इस तरीके से, आप इस तरीके से देखिए, अगर हमारे पास ये बीम दे रखा है इस तरीके का, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस तरीके से यूडीएल है, एल हमारे पास कितना स्पेन है, यहाँ पे डब्ल्यू इंटेंसिटी का क्या दे रखा है, आपको लोड दे रखा है। तो इस केस में जब सेंट्रल डिफ्लेक्शन की बात करेंगे एट सेंटर पे कितना होता है डिस्टेंस, 5/384 W/4/EI, ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा। मेरा मतलब इस रिजल्ट को याद कराने का नहीं है, मेरा मतलब है कि जो डिफ्लेक्शन है वो वेट के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब हुआ अगर आप वेट बढ़ाते जा रहे हैं तो वहाँ पे आने वाला डिफ्लेक्शन भी क्या होता जा रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। अब आप पहले वाले केस में देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑल लोड्स प्लस इफेक्ट, टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज, इन सब को कंसीडर किया है, बट इसमें आपने लोड को कंसीडर किया क्या, नो, ओनली सेकेंडरी फैक्ट्स को कंसीडर किया है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे लोड, टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज, इन सब को कंसीडर किया जाएगा, वहाँ पे आने वाला डिफ्लेक्शन ओनली, अगर आप टेम्परेचर, श्रिंकेज और क्रीप, फिनिशिंग इन सब को कंसीडर करते तो उससे ऑलवेज क्या होगा, पहले वाले केस में ज़्यादा होगा। प्लीज़ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपको क्लियर हो गए। क्लॉज नंबर जो हमारे पास है 23.2.1, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में जनरली बी assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio, please listen me carefully, span to depth ratio are not greater than the value obtained as below। मीन्स हो गया span by depth ratio क्या नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन, मतलब इसका वैल्यू इस रेशियो से क्या नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, मीन्स ये वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कैन नॉट ग्रेटर देन, सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या डिस्टेंस 7, 20, 26, क्या डिस्टेंस हमारे पास 7, 20, 26 है, बट प्लीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है, 4 स्पेन अप टू 10 मीटर तक है। मान लेते हैं कोई स्पेन दे रखा आपको 10 मीटर तक का, तो ही हम लोग क्या करेंगे, स्पेन बाय डेप्थ 4, इन केस ऑफ कैंटिलीवर में 7 लेंगे, सिंपली सपोर्टेड में 20 लेंगे, और कंटिन्यूस के केस में कितना लेंगे, डिस्टेंस 26 लेकर के चलेंगे।
अगर अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मोर देन 10 है, फॉर एग्जांपल 10.5 मीटर का है तो, या फिर 12 मीटर का है, या 16 मीटर का है, 20 मीटर का, इवन 20 मीटर पे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास हम लोग बी पे जाएंगे, बी पे जाएंगे। उसमें 4 स्पेन अबव 10 मीटर, जैसे 20 मीटर है, 20 मीटर स्पेन, इसका मतलब 10 मीटर से ज़्यादा हो गया। ओके, द वैल्यू इन ए मे बी मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय स्पेन, मतलब हम लोग उसमें 7 मल्टीप्लाई 10 बाय स्पेन कर देंगे। सिंपल सा हो गया। अगर हमारे पास क्या है डिस्टेंस, अगर 10 से ज़्यादा है, 20 का है, तो क्या होगा। अच्छा, ये ध्यान देना कि 10 मीटर से ज़्यादा कभी भी कैंटिलीवर के केस में नहीं होगा, वो ओनली सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस बीम के केस में होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया ये हम लोग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान देना, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोड हमारे पास क्या कहता है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको, थोड़ा सा वेट कीजिए। कोड क्या कहा, देखिए ध्यान से, ध्यान समझना प्लीज़। 4 स्पेन अबव 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर से ज़्यादा स्पेन है तो द वैल्यू इन ए का मतलब है ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं मे बी मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई स्पेन इन मीटर्स एक्सेप्ट प्लीज़ फॉर कैंटिलीवर, मतलब 10 मीटर से ज़्यादा स्पेन किसका नहीं हो सकता है, कैंटिलीवर का नहीं होगा। अगर 10 मीटर से ज़्यादा स्पेन है तो वो सिंपली सपोर्टेड या फिर किसका होगा, कंटिन्यूस बीम का होगा। तो एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर इन विच केस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए इस चीज़ को। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 20 मीटर स्पेन दे रखा है, 20 मीटर स्पेन दे रखा है, किस में, सिंपली सपोर्टेड में, सिंपली सपोर्टेड बीम में दे रखा है, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, स्पेन बाय डेप्थ का जो रेशियो है वो क्या नहीं हो सकता है, कैन नॉट ग्रेटर देन, ज़्यादा नहीं हो सकता है किससे, डिस्टेंस 20 बाय कितना होगा हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई में कितना होगा डिस्टेंस, 10 बाय स्पेन, इस तरीके का है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अगर कंटिन्यूस के केस में होगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस स्पेन बाय डेप्थ कैन नॉट ग्रेटर देन या कैन नॉट एक्सीड इन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई में 10 बाई स्पेन, जो भी स्पेन का लेंथ होगा उसको मीटर में पुट करना है। किस में पुट करना है, डिस्टेंस मीटर में पुट करना है। ओके, सेंटीमीटर में पुट नहीं करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं डिफ्लेक्शन का केस। इससे आगे भी है, ए बी सी डी ई और भी है, वो हमारे पास होता है कि टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, TNL बीम में भी होता है। बट उस क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब आएगा तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। सेकंड जो हमारे पास था, एक तो हो गया डिफ्लेक्शन के केस में, तो कैंटिलीवर में क्या है डिस्टेंस, स्पेन बाय डेप्थ क्या नहीं होना चाहिए, कैन नॉट ग्रेटर देन 7। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं स्पेन बाय डेप्थ क्या ये 7 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होगा तो क्या कर चुका होगा, वो डिफ्लेक्शन के केस में फेल कर जाएगा। अगर कम होगा तो वो डिफ्लेक्शन के केस में क्या नहीं करेगा, फेल नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस स्लेंडरनेस लिमिट फॉर बीम टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी के केस में हमने क्या करना है, चेक करना है। लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब सिंपल सा, ये बीम हो गया तो इसके लेटरल मतलब परपेंडिकुलरली क्या जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उसको हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है उसके रिस्पेक्ट में। ए सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम, ध्यान से सुनना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ए सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम शैल बी सो proportionate that the clear distance, please listen me, clear distance between the lateral restraint does not exceed 60 b। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है डिस्टेंस 60 b और 250 b स्क्वायर बाय डी। ओके, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, क्या इस क्लियर स्पेन, क्लियर स्पेन। ओके, इन केस ऑफ, किसके केस में डिस्टेंस, सिंपली सपोर्टेड, ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कॉन्टिन्यूस बीम, कॉन्टिन्यूस बीम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ कैंटिलीवर। ठीक है ना, ये क्या हमारे पास क्लियर स्पेन, ठीक है, और ये हमारे पास डिस्टेंस 25 b और 100 b स्क्वायर बाय डी। तो ये किसके केस में डिस्टेंस,
कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में है। और जो क्लियर स्पैन का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में क्या हो, कम हो, विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में कम होगा उस वैल्यू को हम लोग किसके केस में, लेटरल स्टेबिलिटी के केस में चेक करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये लेटरल फेटरल क्या है, थोड़ा तो समझाइए। ओके, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डिस्टेंस मान लेते हैं ये हमारे पास एक बीम है, इस तरीके से हमारे पास एक बीम है, ठीक है डिस्टेंस प्लीज़। अब ये बीम है तो इसके लेटरल रेस्ट्रेंट कौन से होंगे डिस्टेंस, इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, लेटरल रेस्ट्रेंट होगा। ओके, एक तो ये हो गया, एक हमारे पास इस तरीके के लेटरल रेस्ट्रेंट जो है, मतलब और क्लियर डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस थ्रू आउट द आरसीसी जो दो सपोर्ट्स होते हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन। अगर आप अब ये डिपेंड करता है, इफेक्टिव स्पैन डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है ना, वो वन वे मतलब बीम के केस में डिपेंड करता है। अगर आप लोग देखेंगे कि बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड है या फिर कंटिन्यूस है, तो जब कोई क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली मैं वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा, नो डाउट, कि इफेक्टिव स्पैन का वैल्यू किस किस केस में किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अभी आपको वेट करना पड़ेगा। मीन्स ये वाला क्लियर स्पैन है, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए ये वाला वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूस में इन दो वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और कैंटिलीवर के केस में इन दो वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि लेटरल ये सब हमारे पास क्या था, लेटरल स्टेबिलिटी का। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर। तो आई थिंक आपको ये सारा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि सब क्या है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए डिस्टेंस इन्होंने दिया है ए रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पेन। स्पेन कितना दिया डिस्टेंस हमारे पास, 4 मीटर है। ओके, हैज ए क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन जो एरिया हमारे पास वो क्या डिस्टेंस हमारे पास 150 mm इंटू 150 mm है। ओके, चेक द डिफ्लेक्शन। पहले हम लोग किसको चेक कर रहे हैं डिस्टेंस, डिफ्लेक्शन को चेक कर रहे हैं। अब आप खुद बताइए डिफ्लेक्शन कौन से बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए। कौन सा बीम है डिस्टेंस, कैंटिलीवर बीम है हमारे पास। ओके, कैंटिलीवर बीम के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो क्या कहता है कैंटिलीवर बीम, सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्पेन लेंथ कितना है। अप टू 10 मीटर के लिए क्या रिजल्ट होता है डिस्टेंस, L/D = 7, L/D = 20, L/D = 26 रिस्पेक्टिव किसके केस में, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस बीम के केस में। तो डिस्टेंस बताइए, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे L/D कैन नॉट ग्रेटर देन 7, मतलब किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, L/D का वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू L/D ग्रेटर देन 7 हो जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन के केस में क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। किसके केस में किसके केस में फेल कर जाएगा, डिफ्लेक्शन के केस में फेल कर जाएगा। चेक करते हैं, व्हाट इज द L, L इज द 4 मीटर। 4 मीटर को अगर आप mm में लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मीटर = 1000 mm। ओके स्टूडेंट्स, ओके। डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन हमारे को दे रखा है, ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा होगा डिस्टेंस, यस और नो। ये हमारे पास क्या हो गया बी, और ये हमारे पास क्या हो गया डी। ओके, ये हमारे पास हो गया डी, और डिस्टेंस इस तरीके से इसका क्या गिवन कर रखा होगा, हमारे को लेंथ गिवन कर रखा होगा आगे की तरफ। ठीक है ना, बट यहाँ पे अब आप कहेंगे सर यहाँ तो स्मॉल डी है और यहाँ पे तो कैपिटल डी दे रखा है। ये तो मतलब दोनों डायमेंशन सेम दिए आपको। ये आपको कैसा है, एक स्क्वायर बीम की डायमेंशंस दे रखी है। कोई नहीं स्टूडेंट्स, अब आप खुद देखिए L/D, डी का वैल्यू कितना है 150 mm ही ले लेते हैं। अब आपके मन में बहुत क्वेश्चन बन रहे होंगे कि सर ये तो टोटल डेप्थ ले लिया आपने, यस और नो। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस वैल्यू को और कम कर दूंगा, मतलब 150 से मैं कम कर दूंगा, तो ये वैल्यू तो जो आएगी और वो वैल्यू ज़्यादा आएगी, यस और नो, वो वैल्यू तो और भी ज़्यादा आएगी। हम लोग पहले इसी के लिए चेक कर लेते हैं क्या इसके लिए भी सेफ है या नहीं है, चेक करते हैं। खुद देखिए, कैलकुलेशन करिए, ये कितना हो गया डिस्टेंस 400/15। 15 का टेबल सबको आता है, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, बचे कितने 10, 100 हो गए, 15 छिके 90, फिर कितने बचे 90, फिर से 10 बच गए 100, मतलब 26.66। अरे ये क्या हुआ,
एल बाई डी का वैल्यू तो 7 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, जो बीम है वो डिफ्लेक्शन के केस में क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। ओके, अब हमने किसके केस में चेक करना है, लैटरल स्टेबिलिटी के केस में चेक करना है। चेक फॉर लैटरल स्टेबिलिटी, किसके केस में चेक करना डियर स्टूडेंट्स, लैटरल स्टेबिलिटी के केस में चेक करते हैं। कौन सा बीम है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्लियर स्पेन, $25B और 25B और 100B² विच एवर इज स्मॉल। ओके, तो अब हमारे पास क्या देखते हैं हम लोग, क्या रिजल्ट आएगा डिस्टेंस, देखिए ध्यान से देखिए 25B 25 मल्टीप्लाई में 150, यस और नो, और क्या डिस्टेंस 100 मल्टीप्लाई 150 का होल स्क्वायर डिवाइड में 150। तो आप सॉल्व कीजिए, 150 से 150 हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा डिस्टेंस, ये हो गया 1500, मतलब ये हो गया 15, 150 100B²/d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 150D, ठीक है। तो ये हो गया 15 के पीछे कितनी आ गई, 3 0, ठीक। अगर आप mm में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास 15 मीटर। ओके, दूसरा इसको चेक कर लेते हैं। तो 25 का टेबल हमको आता है, 25 0 0, 25 5 जो कितना होता है 125, 5 125, कितना हो गया 5 12, और ये हो गया 37, सही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार और। 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है। डिस्टेंस ये क्या हो गया mm। तो इस वैल्यू को जब आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप इसको मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 3.75 मीटर। इसका मतलब क्लियर स्पेन का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए डिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए हमारे पास, मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना होना चाहिए 3.75, यस और नो। परंतु हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 4। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये जो बीम है ये लैटरल स्टेबिलिटी के केस में भी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गया, लैटरल स्टेबिलिटी के केस में भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब अब हम लोग देखते हैं क्या कोई ऐसा है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है फेल इन डिफ्लेक्शन ओनली, दूसरा ऑप्शन है फेल इन स्टेबिलिटी ओनली, थर्ड ऑप्शन है फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लैटरल स्टेबिलिटी, और डी है सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड लैटरल स्टेबिलिटी। तो इसका कौन सा आंसर आएगा डिस्टेंस, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा डिस्टेंस, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ओके डिस्टेंस, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67 है। और इस क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दे रखा है। ए रेनफोर्स कैंटिलीवर ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ स्पेन 4 मीटर हैज ए क्रॉस सेक्शन 150 mm into 500 mm, if checked for lateral stability the beam will। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए। ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम, पर दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में ना तो हमारे को ये लिख करके दिया है कि वो कैंटिलीवर बीम है, और ना ही हमको ये लिख करके दिया है कि ये सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस बीम है। तो इस केस में स्टूडेंट कैसे अपना आंसर देगा। अगर हम लोग दोनों को चेक करके देखते हैं, दोनों को चेक करके देखते हैं, परंतु यहाँ पे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसने ये बताया नहीं है कि कैंटिलीवर बीम में अब मैं कौन से फॉर्मूले को लगाऊं। पर फिर भी मैं दोनों को फॉर्मूले लगा के देखता हूँ, 25B और 100B²/d। ये किस केस में डिस्टेंस, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, और कंडीशन क्या है, विच
एवर इज स्मॉल, यस और नो? एल मतलब जो एल का वैल्यू है वो इससे क्या नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, समझिए इस बात को ध्यान से। और दूसरा हमारे पास क्या डिस्टेंस, एल कैन नॉट ग्रेटर देन किससे, जो हमारे पास यहाँ पे कितना है 60 बी, और कितना हमारे पास डिस्टेंस 250 बी स्क्वायर बाय डी, और ये हो जाएगा विच एवर इज स्मॉल इन केस ऑफ simply supported or continuous beam। ओके, तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस यहाँ पे। अगर पहला केस लगाते हैं इन केस ऑफ कैंटिलीवर में, कैंटिलीवर के केस में लगाते हैं तो L का वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25B। 25B तो ऑलरेडी हम लोग पहले से चेक कर चुके हैं, 25 मल्टीप्लाई में B कितना हमारे पास यहाँ पे 150 mm। ये रेक्टेंगुलर बीम दिया है इस बार, कौन सा बीम दिया डिस्टेंस, ये रेक्टेंगुलर बीम दिया है। अब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है, वो तो दोनों का हो सकता है, ठीक है, पर हम लोग इसको सिंपली सपोर्टेड में देखते हैं। 25 मल्टीप्लाई 150, जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम वही 3750 हो जाएगा, तो 3.75 मीटर। और ये हमारे पास क्या है, एल का वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 3.750 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है डिस्टेंस 4 मीटर। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास किसका होता, कैंटिलीवर का होता, तो सिंपल सा है, ये क्या हो जाता, फेल इन लेटरल स्टेबिलिटी, क्योंकि जो दूसरा रिजल्ट है वो कितना डिस्टेंस 100 बी स्क्वायर बाई डी है। आप इसको चेक करिए एक बार, तो इसको जब आप चेक करेंगे एल, तो ये हो जाएगा 100 बी स्क्वायर, व्हाट इज़ द बी इज़ द 150 मल्टीप्लाई में 150, ओके, डिवाइड में 500। चेक करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से कितने बार, 5 से 20 बार, 20 पंजे 100, 15 15 कितने होते हैं डिस्टेंस, 15 15 होते हैं 225, 225 मल्टीप्लाई 20 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, तो 4500 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 4.5 मीटर हो गया। ये कितना हो गया डिस्टेंस, 4.5 मीटर। तो इसका मतलब है जो क्लियर स्पेन है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। परंतु हमने वैल्यू कौन सा लेना होता है, हमने तो इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू है उसको कंसीडर करके चलना है। तो लेसर वैल्यू, इसका सिंपल सा मतलब हो गया, इन दोनों से जो लेसर होगा, लेसर कौन सा है 3.750, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप सिंपली कैंटिलीवर बीम के केस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेल इन लेटरल स्टेबिलिटी। अगर आप इसको सिंपली सपोर्टेड में देखें तो फिर क्या होगा, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, तो देखिए डिस्टेंस 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाय डी। चेक करिए, 60 मल्टीप्लाई 150, और ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 250 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर कितना हमारे पास 150 मल्टीप्लाई 150 अपॉन 500। जब आप इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 2, 15 15 कितना हो गया डिस्टेंस 225, 2 0 हो गया, डिवाइड बाई 2 करिए तो कितना हो जाएगा 1 1 2, ये कितना हो गया डिस्टेंस 5 0। इसका मतलब कितना हो गया 11.250, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.0, मतलब 0 0 इस तरीके से हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 मीटर, ये कितना हो गया 11.250 मीटर। अगर आप इस केस में चेक करना चाहते हैं तो इस बार हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मतलब जो क्लियर स्पेन है, क्लियर स्पेन जो है वो यहाँ पे कितना होना चाहिए 9 मीटर, मतलब 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट डिस्टेंस हमारा आंसर क्या है, हमारे को क्लियर स्पेन कितना दे रखा है बोलिए 4 मीटर। इसका मतलब वो 9 मीटर से क्या है, कम है। अगर वो 9 मीटर से कम है तो सिंपल सा क्या हो गया बताओ, सिंपल सा क्या हो जाएगा, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वो लेटरल स्टेबिलिटी के केस में क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा। अब स्टूडेंट को क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई है
कि एक तरफ तो वो क्या कर रहा है, फेल कर रहा है इन केस ऑफ कैंटिलीवर में, और सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस बीम के केस में वो क्या नहीं कर रहा है, फेल नहीं कर रहा है। अब बताइए क्या किया जाए, ये तो धर्म संकट आ गया हम लोगों के सामने। यस और नो स्टूडेंट्स, एक बार और चेक कर लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई बी, 60 मल्टीप्लाई 150, 60 बी मतलब 60 मल्टीप्लाई 150, 15 6 90 सही है। 250 बी स्क्वायर बाई डी, 250 मल्टीप्लाई 150 इंटू 150 बाई 500, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 15 15 225, 002, इसका आधा करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब है कि एक केस में वो फेल हो रहा है, एक केस में वो पास कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोगों के पास क्या कोई शब्द है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता कैन नॉट से, कौन सा फेल हो रहा है या फिर फेल नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। बट वेट कि जो डिपार्टमेंट है उसने क्या आंसर दिया है, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि ये कैंटिलीवर का केस है या ये कंटिन्यूस बीम का केस है। पर ये एक में फेल हो रहा है, दूसरे में पास हो रहा है, मतलब फेल भी है पास भी है, तो कैन नॉट से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनमें पता नहीं क्या क्या सोच समझ बिना क्या सोच के क्वेश्चन दिए हैं, आई डोंट नो। द मैक्सिमम एरिया ऑफ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम दिया है प्लीज, एरिया ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम, ओके, एज पर IS 456-2000 इन प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस क्रैश सेक्शन एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कंप्रेशन एंड टेंशन बोथ दे रखा है तो किसका है, ये डबली रेनफोर्समेंट का केस है, डबली रेनफोर्समेंट बीम का केस है डियर स्टूडेंट्स। अगर डबली रेनफोर्समेंट बीम का केस है तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अपने टेबल को यूज़ करते हैं। इस टेबल को आप पढ़िए बहुत अच्छे से, इस टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ये टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ये डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में बताया है, इन्होंने ये बताया मिनिमम, ओके, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। जो आप मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको आप कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं AST मेन बाय BD इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0.85/FY। इस तरीके से है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले कराया है, काफ़ी बार कराया हुआ है। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है एक बार, 1 मार्क्स का। क्या पूछा गया था, उन्होंने पूछा था कि बताइए मिनिमम, मतलब परसेंटेज पूछा था उन्होंने, परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट, क्या मिनिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ FE 500। तो कैसे करना था डियर स्टूडेंट्स, ओनली 0.85/FY, FY की वैल्यू कितना पुट कर देना था, 500 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज में पूछा था। तो 0.85 मल्टीप्लाई 100/500 जब सॉल्व करेंगे तो 0.17 के इक्वल आएगा। ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको अगर कभी नेक्स्ट एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, AS मतलब मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, B इक्वल टू विड्थ ऑफ द बीम और विड्थ ऑफ द वेव इन द टी बीम। टी बीम में भी अगर आप मिनिमम रेनफोर्समेंट करते हैं तो इतना ही करते हैं। D इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ, FY इक्वल टू ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट इन mm स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आप किसी भी बीम में प्रोवाइड करते हैं तो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, प्लीज आपने इसको याद रखना है, टू प्रिवेंट सडन फेलियर, टू प्रिवेंट सडन फेलियर ऑफ बीम। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। एक क्वेश्चन और बनता है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो क्वेश्चन बनता है कि जो आप मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसके बिटवीन जो स्पेसिंग है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस चीज़ के लिए डालते हैं, वो हम लोग क्रैकिंग के लिए डालते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि सर मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग क्रैकिंग से बचने के लिए, नहीं ठीक है क्रैक भी आएंगे तभी तो फेल होगा ना। तो मेन जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन आता है वहाँ पे ये भी आता है हेयर क्रैक्स, टू प्रिवेंट हेयर क्रैक्स। हेयर क्रैक्स के लिए नहीं है, उसी में एक ऑप्शन दे रखा होता है टू प्रिवेंट सडन फेलियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू प्रिवेंट सडन फेलियर। और जो मेन रेनफोर्समेंट के बिटवीन जो स्पेसिंग प्रोवाइड की जाती है वो टू प्रिवेंट क्या होता है, क्रैकिंग, क्रैक होने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ये मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। क्या डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट
द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट सेल नॉट एक्सीड 0.04 BD, मतलब क्या नहीं हो सकता है, वो 4% से ज़्यादा नहीं होगा, 4%, ठीक है ना, 4% ऑफ BD। एक आपने पॉइंट ध्यान देना है, जब आपसे मिनिमम पूछा जाए तो उसमें स्मॉल डी आएगा, अगर कैप ज़्यादा मैक्सिमम पूछा जाए तो उसमें डिस्टेंस कैपिटल डी आएगा। ओके, ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। अब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट क्या है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट सेल नॉट एक्सीड 0.04 BD। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन बीम सेल बी इनक्लोज्ड बाय स्टीरस फॉर इफेक्टिव लैटरल रेस्ट्रेंट। द अरेंजमेंट ऑफ द स्टेप सेल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग, और क्या क्या दे रखा है इन्होंने। ये हमारे को दे रखा है साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में क्या है, वेयर द डेप्थ ऑफ द वेब इन ए बीम एक्सीड 750 mm। जैसे हमारे पास ये बीम है, यस समझ, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। ये हमारे पास कोई बीम है, टी बीम, इसमें इन्होंने क्या पूछा है, वेयर द डेप्थ ऑफ द वेब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेप्थ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DW बोलते हैं। अगर DW का वैल्यू ग्रेटर देन कितने से हो जाए, 750 mm से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में हम लोग कौन सा रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, साइड फेस रेनफोर्समेंट सेल भी प्रोवाइड अलोंग द टू फेसेस, मतलब एक फेस ये, दूसरा फेस इस पे प्रोवाइड करते हैं। द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट सेल नॉट एक्सीड, या सेल नॉट सॉरी लेस देन 0.1%। मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया क्या, साइड फेस, ठीक है ना, साइड फेस रेनफोर्समेंट जो है ये किससे कम नहीं हो सकता है, सेल नॉट लेस देन, ओके, सेल बी नॉट लेस देन 0.1%, ओके, 0.1% ऑफ द एरिया ऑफ द वेब। AW एरिया ऑफ वेब से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं प्रोवाइड करेंगे, सेल नॉट बी लेस देन। और जो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड करना है स्पेसिंग में, वो हमारे पास 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस। जैसे आपने प्रोवाइड किया, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ इसको, ठीक है ना, तो इससे आपको बिल्कुल क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास बीम है, अब मैं इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक रेनफोर्समेंट आपने ये प्रोवाइड किया, एक रेनफोर्समेंट आपने ये प्रोवाइड किया, एक रेनफोर्समेंट आपने ये प्रोवाइड किया, एक रेनफोर्समेंट ये प्रोवाइड किया। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस ये होता है BW, विड्थ ऑफ द वेब। एक इसका थिकनेस होगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से होगा हमारे पास जो थिकनेस होगा, जब आप देखेंगे इस तरीके से देख लेंगे, थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ द वेब, ठीक है। ये तो हमारे पास लेंथ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये तो लेंथ हो गया इसका, तो ये इसका थिकनेस होगा, या फिर विड्थ कहिए इसको, ठीक है, BW। तो कहने का मतलब है कि जो स्पेसिंग है ये 300 mm और BW, ठीक है ना, टू फेस एट ए स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको प्रोवाइड करेंगे। आप विश्वास नहीं करिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 to 7 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें, ESC में। अब आप समझ सकते हैं, अगर ESC में इस टॉपिक को 6 से 7 बार पूछा गया है, हर बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक बार स्पेसिंग के बारे में पूछा गया है, एक बार एरिया के बारे में पूछा गया है, एक बार डेप्थ के बारे में पूछा गया है, एक बार ये पूछा है क्या दोनों पे सेम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यस, दोनों फेस पे इक्वल अमाउंट में, मतलब 0.1% ऑफ वेब एरिया। तो एक तरफ कितना हो जाएगा, 0.1/2, कितना हो जाएगा, 0.05% AW एक तरफ, 0.05 AW दूसरी तरफ। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में बताया है। थोड़ा सा आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, तो आपको पता है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ द मेंबर सेल नॉट एक्सीड 0.75 D फॉर द वर्टिकल स्टीरप्स। ये क्या होगी डिस्टेंस, हमारे पास वर्टिकल स्टीरप्स होगी इस तरीके से, जो हमारे पास मेंबर है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या नहीं हो सकता है, सेल नॉट एक्सीड 0.75 D। किसके केस में, वर्टिकल रेनफोर्समेंट के केस में, शियर रेनफोर्समेंट के केस में, ठीक है ना, शियर रेनफोर्समेंट के केस में। ओके, एंड D फॉर इंक्लाइंड स्टीरप्स एट 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, उसको इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब हमारे पास देखेंगे तो उसमें जो स्पेसिंग होगा वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, D से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके का ये टॉपिक था, इसको प्लीज़ आपने ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है,
ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन में अब आप देखिए ध्यान से, मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन रिइंफोर्समेंट इन बीम एज पर IS 4562,000। देखिए ये एंड वर्ड लगा है, इन्हों का कहने का मतलब है मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन और टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना हो सकता है डिस्टेंस 4%। ओके, अगर इन्होंने टोटल पूछा होता, टोटल पूछा होता कि टोटल रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम में, तो उसमें हमारे पास आंसर आता है डिस्टेंस 8%। ठीक है ना, कितना 8%। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने आपको बता दिया ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 144। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 144 और इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन कर रखा है, ये क्वेश्चन हमारे पास गेट का है। गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 1 मार्क। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर JEE and SDO एग्ज़ाम के लिए। जब भी आप कोई भी JEE and SDO का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन को पढ़ करके जाइए। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, इवन हमको सॉल्व करने की ज़रूरत तक भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो हो गया बस। ठीक है, सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है। सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अपने ऐप पे पढ़ाया हुआ है। KTP क्लासेस ऐप पे जो RCC का सब्जेक्ट है, वहाँ पे हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स को अगर वहाँ से पढ़ा होता तो कोई भी डाउट नहीं आएगा, और वैसे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। पढ़ते हैं ध्यान से। ए सिंगली रिइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम ऑफ विड्थ, मतलब बी कितना दे दिया डिस्टेंस 300 mm। ओके, दूसरा दे रखा है इन्होंने 300 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ डी इक्वल टू कितना डिस्टेंस हमारे पास 400 कितना डिस्टेंस 400 है। ग्रेड रिइंफोर्सिंग स्टील 400 mm टू डिजाइन यूजिंग कितना देर का हमारे को M25। इसका मीनिंग क्या होगा डिस्टेंस? FCK का वैल्यू कितना दे दिया 25 न्यूटन पर mm²। यस और नो? ओके, ग्रेड एंड FY का वैल्यू कितना देर का डिस्टेंस, क्योंकि FE कितना देर का हमारे को 500, तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया FI इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 न्यूटन पर mm²। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेड रिइंफोर्सिंग स्टील फॉर द बीम टू बी अंडर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 1600 mm डायमीटर रिइंफोर्सिंग बार दैट कैन बी प्रोवाइडेड इज, मतलब जो 5 दे रखा हमारे को डिस्टेंस वो कितना दे रखा है 16 mm। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, ध्यान से समझना प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं AST फॉर अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन। ध्यान समझिए, जो जनरली आप करेंगे AST फॉर अंडर रिइंफोर्समेंट, वहाँ पे फॉर्मूला होता है डिस्टेंस AST इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY इन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD² इन ब्रैकेट क्लोज्ड BD। ये एक फॉर्मूला होता है AST फाइंड करने का इन केस ऑफ अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक हमारे पास होता है अंडर रिइंफोर्समेंट में जो MOR का रिजल्ट होता है डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या है MOR इक्वल टू है 0.87 FY AST इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। ओके स्टूडेंट्स, एक ये हो गया। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है XU इक्वल टू है 0.36 FCK B, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, वो है 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B, एक ये रिजल्ट है। अब आप खुद सोचिए
यही 3 रिजल्ट हैं सिंगली रिइंफोर्समेंट में एएसटी फाइंड करने के, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं है। अब आपको मिनिमम वैल्यू पता है, मैक्सिमम वैल्यू पता है, वो तो चेक करने के लिए है, परंतु आपको फाइंड क्या करना है, आपको तो नंबर ऑफ बार बताने हैं। क्या डिस्टेंस में इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ क्या? नो। रीज़न इसलिए नहीं कि सर ये जेई का पेपर है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व नहीं करे जाएंगे विदाउट कैलकुलेटर, ये सही रीज़न नहीं है। जो सही रीज़न है डिस्टेंस वो है, हमारे को क्वेश्चन में किसका वैल्यू नहीं गिवन कर रखा है, एम यू का वैल्यू गिवन नहीं कर रखा है। अगर मेरे को एम यू का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, अल्टीमेट मूवमेंट। क्या डिस्टेंस? अल्टीमेट मूवमेंट। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया जाए, यूडीएल लोड दे दिया जाए, डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर, तो इस केस में जब आप बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, डब्ल्यू यू लिख दे रहा हूँ मैं इसको, तो एम यू का जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाय 8। इस तरीके से आपको जब तक एम यू का वैल्यू नहीं पता है, आप इस फॉर्मूले से एएसटी का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स। दूसरा, क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं? मैं कहूंगा नो। रीजन, क्योंकि जब तक अगर मेरे को एएसटी फाइंड करना है, एएसटी में तब तक फाइंड नहीं कर सकता डिस्टेंस जब तक मेरे को एमओआर का वैल्यू, एमओआर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल मूवमेंट। ओके, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं 0.87 FI AST। और नेक्स्ट क्या डिस्टेंस, एक्स यू भी नहीं पता है। एक्स यू क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारे को एएसटी नहीं पता है। और वैसे भी डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, जब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं ना, तो हमको यही रिजल्ट मिल करके आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएं क्या? क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएं क्या? सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग देखते हैं, मैंने एक चीज़ मेरे को पता है कि अंडर रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अंडर रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जो हम लोग एएसटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लेसर देन होना चाहिए डिस्टेंस एएसटी लिम से। यस और नो? मतलब ये क्या बता रहा है, बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन सिंपल सा मीनिंग हो गया कि बैलेंस सेक्शन में जो आप स्टील प्रोवाइड करेंगे उससे कम रिइंफोर्समेंट हम लोग किसमें प्रोवाइड करेंगे, डिस्टेंस अंडर रिइंफोर्समेंट में प्रोवाइड करेंगे। उसी को तो बोलते हैं हम लोग अंडर रिइंफोर्समेंट। अंडर रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अंडर रिइंफोर्समेंट का मतलब सिंपल सा होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस सेक्शन में हमने स्टील पता कर लिया, उससे कम स्टील हमने क्या करना है, प्रोवाइड करना है किसमें, बीम में, तो उसको हम लोग अंडर रिइंफोर्समेंट बोल देते हैं। अगर उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर रिइंफोर्समेंट बीम बोलते हैं। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे बात बन जाएगी। तो बात क्या है, देखिए, मैं एक्स यू लिम का वैल्यू फाइंड करता हूँ। एक्स यू लिम का वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ कैसे, 0.87 FY AST लिम। ओके, AST लिम अपॉन कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 0.36 FCK इंटू कितना आ जाएगा B। अब आप देखिए, अब आपको सारी डाटा क्या कर रखे, गिवन कर रखे। कैसे? अगर मैं इधर डी का मल्टीप्लाई डी से डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं डी से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डिस्टेंस अब हमको पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील। यस और नो? ग्रेड ऑफ स्टील। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील। और यहाँ पे हमारे पास है डिस्टेंस एक्स यू लिम बाई डी, इसका वैल्यू है। तो डिस्टेंस FE 250, FE 415 और FE 500। तो क्या रिजल्ट आएगा, डिस्टेंस 0.53 D, 0.448 और 0.46। यस और नो? तो अब मैं वैल्यू पता कर सकता हूँ डिस्टेंस। ये वैल्यू किसके इक्वल है बोलिए, ये वैल्यू हो गया हमारे पास 0.46 इक्वल टू, या फिर आप क्या करिए, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मल्टीप्लाई में 0.36 मल्टीप्लाई में FCK कितना हमारे पास, FCK था डिस्टेंस आई थिंक 25 मल्टीप्लाई में कितना डिस्टेंस B का वैल्यू कितना है, 300 इंटू
400 अपॉन 0.87 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ से AST लेम आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर आप खुद से करिए, ऑब्वियसली जेई में क्या है कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, बट हम लोग थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं। टाइम सेव करके क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम रहेगा सर आप कैलकुलेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेटा मैंने तो पेपर देना नहीं है, पेपर तो आपने देना है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन क्या करना है, अच्छे से करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो दे चुका हूँ पेपर, आपने देना अब, ठीक। ये हमारे पास जो आ रहा है डिस्टेंस, इस वैल्यू को जो सॉल्व कर रहे हैं 1142.0689 के आ रहा है। अब आपने क्या करना है डिस्टेंस, अब हमारे पास AST लेम आ गया, तो आपको पता है नंबर ऑफ बार किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, ये होता है हमारे पास टोटल AST डिवाइड में एरिया ऑफ सिंगल बार, यस और नो। तो टोटल AST कितना हमारे पास 1142.068 डिवाइड क्या कर दीजिए π/4 मल्टीप्लाई कितने का दे रखा है 16 mm स्क्वायर का दे रखा है, ठीक है ना। तो 16 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाएगा। देखते हैं डिस्टेंस यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलती है। तो 4 को आप क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इस 4 को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है, देखते हैं। ये हो जाएगा डिस्टेंस मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में पाई मल्टीप्लाई सॉरी डिस्टेंस जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है यहाँ पे 5.68। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है 5.68। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि कोई बार इस तरीके का तो नहीं होगा ना, जब कोई भी आप बार पढ़ेंगे कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरीके का तो नहीं आएगा रिजल्ट 5.6 बार। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ बार कितने हो गए 6, यस और नो स्टूडेंट्स। तो बताइए हमारा आंसर क्या आएगा, हम लोग अपने आंसर पे आते हैं, जैसे ओके स्टूडेंट्स। तो बोलिए क्या आंसर आएगा हमारा सिंपल सा आंसर आएगा, देखते हैं 2457। तो क्या आंसर आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपका आंसर तो जब हमने नंबर ऑफ बार पता किए तो वहाँ से तो कितना आगे डिस्टेंस, नंबर ऑफ बार तो 6 आ रहे, परंतु 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, क्या आंसर दिया जाए। बोलिए, आपको याद रखना है जो 6 है ये किसके केस में डिस्टेंस, ये तो बैलेंस सेक्शन के केस में, बैलेंस सेक्शन के केस में है, यस और नो। अगर बैलेंस सेक्शन के केस में कितने नंबर ऑफ बार है 6 हैं, तो बोलिए अंडर रिइंफोर्समेंट के केस में कितने होंगे, लेस देन होगा। यही तो होता है अंडर रिइंफोर्समेंट का मीनिंग। अंडर रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि बैलेंस सेक्शन में जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उससे कम रिइंफोर्समेंट क्या करना, प्रोवाइड करना, उस सेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन बोलते हैं। अगर बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर रिइंफोर्समेंट सेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, ओके स्टूडेंट्स। तो बोलिए क्या आंसर आएगा 6, इससे कम क्या आंसर है सी। तो डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि ये गेट में ऑलरेडी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर्स गेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उसको इतना सारा टाइम नहीं लगा होगा,
और इवन कितना सारा स्टूडेंट तो इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। देखिए जिस भी स्टूडेंट्स ने इस पेपर को दिया है उस बेचारे ने इस पर टिक कर दिया है कि नहीं हुआ, हार गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर ए स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आरसीसी वॉल द परसेंटेज इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट डायरेक्ट। ओके, इसके ऊपर अभी हम लोग और भी चीज़ें लेकर के आएंगे, बट अभी हम लोग आपको इसका सोल्यूशन नहीं बताएंगे। ओके, ये हमारे पास है 10% से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑफ 7 days टू दैट ऑफ द 28 days। तो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, इसका आंसर कितना होना चाहिए, 2/3, 2/3, मतलब हम लोग इसको सही से लिख सकते हैं, इसको हम लोग सही से लिखते हैं, मतलब 7 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना होता है, 2/3 ऑफ 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। 2/3 का मतलब कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 0.67, बट देखिए क्वेश्चन में 0.67 ऑप्शन में नहीं है, तो 0.67 नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1, 0.33, तो हम लोग किस ऑप्शन पे जाएंगे डिस्टेंस, ए ऑप्शन पे जाएंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन जो आरसीसी का था। आरसीसी के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, ठीक है। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट दैट इज नीडेड इन 1 cubic मीटर ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट विच इज डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर इज अबाउट, जो क्या कर रहा है, डायरेक्टली एक्सपोज्ड कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 350 kg। तो अगर हम लोग अपने एग्जाम में देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एक टेबल है हमारे पास कोड में गिवन कर रखा है, प्लीज इस टेबल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए अच्छे से। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट के रिस्पेक्ट में इन्होंने पूछा है हमसे, तो क्या आंसर आना चाहिए, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। डिस्टेंस ये हमारे पास है एक्सपोजर कंडीशंस। एक्सपोजर कितनी कंडीशंस होती है डिस्टेंस, 5 कंडीशंस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, 5 मॉडरेट कंडीशंस होती हैं। प्लेन कंक्रीट के केस में अगर हमको देखना है तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए, 220 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट kg पर मीटर क्यूब, मतलब अगर आप 1 मीटर क्यूब प्लेन कंक्रीट बनाते हैं माइल्ड एक्सपोजर के केस में, तो 220 kg आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए, और मिनिमम ग्रेड कंक्रीट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, मॉडरेट के केस में, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम के केस में। ओके स्टूडेंट्स, बट हमसे पूछा उन्होंने आरसीसी के केस में, रेनफोर्स्ड कंक्रीट आरसीसी के केस में है, तो हम लोगों के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, वो टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक तो क्वेश्चन बनता है कि जितने भी ये एक्सपोजर कंडीशंस हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये हमने अपने YouTube चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे एक वीडियो में प्रॉपर वे में बताया, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं JSDO में, वो सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे बताए हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। दूसरा, माइल्ड, मॉडरेट, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब आप आरसीसी का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा, M20 क्या होता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, जिसको हम लोग आरसीसी में यूज़ करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, वेदर कंडीशंस, एक्सपोजर कंडीशंस चेंज हो रही है, माइल्ड से मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सीवियर कंडीशन में आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ करना है, तो डिस्टेंस कितना है, 30। अब आप याद कैसे करें इसको, आप क्या करिए, इसमें सब में 5-5 ऐड करते जाइए, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसा नो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। दूसरा, एग्जाम में डिस्टेंस क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है डिस्टेंस, 300, 300, 320, 340, 360। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, अगर हमारे को एग्जाम में एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC JEE में,
SSC JEE 2015 में आया आई थिंक, ठीक है। तो वहाँ पे था विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर, ठीक है ना, नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर। उस केस में आंसर था 250 kg, बट इन्होंने दिया है विच इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर इज़ अबाउट, तो मिनिमम तो 300 बनता है, बट इन्होंने जो सोल्यूशन आंसर की दी है उसमें डिस्टेंस 250 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं आपको बता सकते कि किस बेसिस पे उन्होंने 250 को कंसीडर किया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक्स थे। प्लीज़ आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट आता है आप हम लोगों तक शेयर कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स को क्या करें, क्लियर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।